नमस्कार बच्चों। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस इस बार नए पैटर्न से आपसे पूछा जाएगा और वो पैटर्न रहेगा अप्लाइड फॉर्म। अप्लाइड फॉर्म का मतलब है बच्चों कि आपको इडियम एंड फ्रेजेस का मीनिंग पता होना चाहिए और जब मीनिंग पता होगा तभी आप उस पर बेस्ड कोई ना कोई सेंटेंस बना पाएंगे। कुछ भी आप बना नहीं सकते क्योंकि जब मीनिंग ही क्लियर नहीं होगा तो आप क्या ही सेंटेंस बनाओगे। तो इसमें भी अगेन सेंटेंस फॉर्मेशन और वर्ड फॉर्मेशन और पूरा के पूरा आपको पीओएस का बेसिक नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। तो ये टॉपिक भी एक जगह आपको ये कहता है कि आप इडियम्स एंड फ्रेजेस को याद करिए और दूसरी जगह कहता है कि आप उसको अप्लाई करिए। अप्लाई का मतलब है उस पर बेस्ड सेंटेंस बना करके आइए। तो चलिए आज की हम पहली इडियम देखते हैं, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है बच्चों कोई ऐसी चीज़ जो लगता है हमें पहले बड़ी बुरी सी है, लेकिन बाद में हमें लगता है कि नहीं, जो हुआ हमारे साथ अच्छा हुआ। और नीचे देखो मैंने एक क्वेश्चन बनाया है, आपके लिए एक क्वेश्चन भी मैंने लिख रखा है। द डिले वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज वी गॉट मोर टाइम टू इम्प्रूव द प्लान। यानी कि हमारे लिए ये जो डिले हुआ ना, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा, क्योंकि जितना डिले हुआ उतना ही ज्यादा हम अपने प्लान को क्या कर पाए, इम्प्रूव कर पाए। तो बच्चों आपको एग्जामिनर सिर्फ इतना दे देगा, आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए और मीनिंग के अकॉर्डिंग आपको ये सेंटेंस बनाना होगा। मैं तो कुछ भी बना सकती हूँ, राइट? कोई भी कुछ भी बना सकता है, रट्टा नहीं लगाना। सबके मन में अपने अलग-अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो आपने अपने हिसाब से एग्जाम्पल बनाने हैं, ठीक है? जो आपको कन्वीनिएंट लगे। बहुत इफेक्टिव इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हैं, तो सिंपल वर्ड्स का यूज़ करिए, बहुत टफ वर्ड्स लेने की ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि आप इस सेंटेंस में देखो बहुत ईज़ी वर्ड्स हैं। क्या लिया गया है? द डिले वाज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़। डिस्गाइज़ पढ़ते हैं बच्चों इसे, बिकॉज़ वी गॉट मोर टाइम टू इम्प्रूव द प्लान। देखो सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं? बहुत ईज़ी हैं। मोर टाइम, ज़्यादा समय मिल गया, इम्प्रूव किया, टू इम्प्रूव मतलब इम्प्रूव कर लिया। प्लान बहुत ईज़ी-ईज़ी वर्ड्स हैं, तो आप भी कोई भी सिंपल सेंटेंस बना करके और वैसे ही प्रैक्टिस करिए। अ बिटर पिलो टू स्वेलो, पिल टू स्वेलो। बच्चों अ बिटर पिल टू स्वेलो, पिल क्या होता है? गोली, गोली खाना मतलब दवाई खाना। तो वो क्या लगती है आपको? प्लेजेंट, खुशी थोड़ी ना होती है, नहीं। एन अनप्लेजेंट ट्रूथ दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड, यानी कि एक ऐसा सच जो कि मतलब कड़वा है, लेकिन फिर भी आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखेंगे, द लॉस वॉज अ बिटर पिल टू स्वेलो। जो नुकसान हुआ वो काफी कठिन था, मतलब उसको एक्सेप्ट करना कठिन था, बट इट टॉट अस एन इम्पॉर्टेंट लेसन। लेकिन इसने हमें एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर सिखा दिया। मतलब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लेसन का मतलब ये नहीं है कि कोई भी बुक उठाई और लेसन पढ़ लिया, नहीं। इसका मतलब है उसने आपको कुछ ना कुछ सीख दी। यहाँ पर लेसन का मतलब क्या हो गया कि उस जो घट वो जो घटना घटी उसने हमें सीख दे दी। नंबर 3, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। इसका मतलब होता है अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट, एक ऐसा इवेंट जो कि बहुत अचानक हो जाए। एग्जाम्पल देखेंगे, द सडन रेजिग्नेशन केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर द टीम। यानी कि मान लीजिए आप टीम में काम कर रहे हैं और किसी का सडन आपको रेजिग्नेशन मिल जाए, है ना? रेजिग्नेशन आ जाए। केम का मतलब ये नहीं होता कि रेजिग्नेशन चल चल के आ रहे हैं, नहीं। केम का मतलब होता है कुछ आपके सामने घटित हो जाना, ठीक है? द सडन रेजिग्नेशन केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू फॉर द टीम, यानी कि टीम के लिए सडन रेजिग्नेशन क्या था? एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज थी। अनएक्सपेक्टेड मतलब जो हमने सोचा नहीं है लेकिन वो हमारे साथ घटित हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, अ बोन ऑफ कंटेंशन, अ सब्जेक्ट दैट कॉजेज डिसएग्रीमेंट। कोई ऐसी चीज जिसमें कि किसी का भी मतभेद हो सकता है, कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू जिसमें एक दूसरे से मतभेद हो, उसको बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। बोन मतलब हड्डी, मतलब बोलते हैं ना कबाब में हड्डी। हड्डी, कबाब में हड्डी का मतलब कि डिसएग्री, मतलब वहां पर देखिए हिंदी में वो मीनिंग अलग है, बट यहाँ पर बोन का मतलब क्या हुआ? किसी भी चीज में हड्डी। यहाँ हड्डी का मतलब ये नहीं हो रहा है कि आप प्रॉपर इस हड्डी से मतलब ले लें, नहीं। इसका मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। तो एग्जांपल देखेंगे, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क बिकेम अ बोन ऑफ कंटेंशन अमंग द मेंबर्स, यानी जो काम का डिस्ट्रीब्यूशन था वो मेंबर्स के बीच में डिसएग्रीमेंट पैदा कर गया। यानी कि जो भी काम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो शायद सही नहीं था, इस वजह से सबके सब के लिए वो क्या बना? डिसएग्रीमेंट का एक रीजन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। इसका मतलब सॉरी, अ क्लोज शेव। अ क्लोज शेव ये आपकी इडियम है, राइट? इसका मतलब होता है अ नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। He had a close shave when the heavy box fell just beside
हिम पहले तो आप देखो बच्चों, हर स्लाइड देखो। एक चीज़ मैं आप लोगों को इससे बताना चाह रही हूँ। आप हर स्लाइड में देखो, ये जो एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है, ये सिंपल लैंग्वेज में है, ठीक है? ये एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है, ये भी सिंपल लैंग्वेज में है। ये एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है, ये भी सिंपल लैंग्वेज में है, ठीक है? आप जितनी भी चीज़ें देखेंगे वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है। इसका मतलब जो भी आप सेंटेंस देख रहे हैं उसके लिए आपको क्या चाहिए? सिंपल वर्ड्स ही चाहिए, है ना? हर चीज़ का देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? अप्लाइड फॉर्म की बात कर रहे हैं। अप्लाइड फॉर्म का मतलब हमें सेंटेंस बनाना। आपको रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसी या फिर लेटर राइटिंग में आपको चाहिए होती है फॉर्मल राइटिंग। फॉर्मल राइटिंग एक अलग टॉपिक हो सकता है, वो आपको अलग पढ़ना चाहिए, राइट? लेकिन जब हम बात करते हैं सिंपल वर्ड्स का यूज़ करके सेंटेंस बनाना, तो उसमें फॉर्मल लैंग्वेज अप्लाइड नहीं होती है। तो यहाँ पर आप जितने भी वर्ड्स देख रहे हो ना, ये बहुत ही सिंपल वर्ड्स है और क्या बनाए गए हैं? सिंपल सेंटेंस बनाए गए हैं। ठीक है? एक चीज़ और ध्यान देना बच्चों, ये मैं थोड़ा-सा बीच में इसलिए डिस्कस कर रही हूँ इस इन इडियम्स एंड फ्रेजेस के बीच में, ताकि आपके छोटे-छोटे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएँ। ज़रूरी नहीं है कि आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाएँ। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाएँ या फिर आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ सेंटेंसेस। आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में सिंपल सेंटेंस बनाना है, बशर्ते कि वो ग्रामेटिकली राइट हो। ग्रामेटिकली राइट का मतलब पीओएस का पोज़ीशन आपको पता होना चाहिए। पीओएस का मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का पोज़ीशन आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए, मैं बीच में इसलिए रुक गई कि आपको थोड़ा-सा मैं बता दूँ। बढ़ते हैं आगे। ये मैं 1 मिनट, मेरा बोर्ड तो नीचे है, पेन बोर्ड नीचे है, मैं इधर देखती हूँ। नेक्स्ट क्या है? अ क्लोज़ शेव, इसका मतलब होता है अ नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, यानी किसी भी डेंजर से बाल-बाल बच निकलना, है ना? किसी भी डेंजर से बाल-बाल बच निकलना, किसी भी मुश्किल से बाल-बाल बचना। ही हैड अ क्लोज़ शेव व्हेन द हेवी बॉक्स फेल जस्ट बिसाइड हिम। बिसाइड होता है किसी के बगल में, मतलब कि वो बाल-बाल बच गया जब एक बहुत भारी-सा बक्सा उसके जस्ट बगल में गिर गया। नेक्स्ट, अ डार्क हॉर्स, अ डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपी हुई प्रतिभा वाला व्यक्ति, अ पर्सन विद हिडन एबिलिटीज। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर एबिलिटीज क्या है? छुपी हुई है, हिडन टैलेंट है। नो वन एक्सपेक्टेड रिया टू लीड द प्रोजेक्ट, शी प्रूव्ड टू बी अ डार्क हॉर्स। शी प्रूव्ड यानी उसने अपने आप को, एक छुपा रुस्तम होता है ना, छुपा रुस्तम, वो प्रूव कर दिया। मतलब नो वन एक्सपेक्टेड, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। रिया टू लीड द प्रोजेक्ट, की रिया इस प्रोजेक्ट को लीड करेगी। शी प्रूव्ड टू बी अ डार्क हॉर्स, वो क्या प्रूव हुई? अ पर्सन विद अ हिडन एबिलिटीज प्रूव हुई। अ फेदर इन वंस कैप, एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, एक ऐसा अचीवमेंट जिसके लिए सबको गर्व हो। विनिंग द डिबेट वॉज अ फेदर इन हर कैप, देखो कितने सिंपल सिंपल सेंटेंसेस हैं। यानी डिबेट का जीतना, विनिंग विनिंग द डिबेट, डिबेट का जीतना उसके लिए क्या हुआ? एक प्राउड का मोमेंट हुआ। चलिए नेक्स्ट इडियम देखेंगे। अ फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब नई स्थिति में मतलब कि अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी नई स्थिति में चला गया है लेकिन कंफर्टेबल नहीं है। समवन अनकंफर्टेबल इन अ न्यू सिचुएशन, कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी नई जगह पर जाकर के अनकंफर्टेबल है। जैसा कि अभी आप लोगों को जो आरएएस का नया पैटर्न है, आरएएस ले लो या किसी भी एग्जाम में हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, राइट? ये जो नया पैटर्न आया है, ये कहीं ना कहीं आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है। सो एग्जाम्पल देखेंगे। विदाउट हर नोट्स शी फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन करते वक्त क्योंकि उसके पास नोट्स नहीं थे, इसलिए वो क्या फील कर रही थी? अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ हार्ड नट टू क्रैक, अ हार्ड नट टू क्रैक होता है डिफिकल्ट प्रॉब्लम और पर्सन, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको ना समझाना बहुत मुश्किल है, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसको सुलझाना बहुत मुश्किल है, तो उसको हम बोलते हैं हार्ड नट टू क्रैक, यानी कठिन समस्या या फिर कोई भी कठिन व्यक्ति। कोई व्यक्ति कठिन कब कहलाता है? किसी भी व्यक्ति को आप कठिन कब बोलोगे? जब उसको समझाना मुश्किल हो। दिस टॉपिक इज अ हार्ड नट टू क्रैक बट स्टडी प्रैक्टिस विल मेक इट इजियर। ये जो टॉपिक है ना, ये जो टॉपिक है ना, इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन स्टडी प्रैक्टिस मतलब धीरे धीरे की गई प्रैक्टिस विल मेक इट इजियर, इसको क्या बना देगी? आसान बना देगी। अ रेड लेटर डे, अ वेरी इंपॉर्टेंट और मेमोरेबल डे, एक ऐसा दिन जो कि बहुत यादगार हो, उसको हम बोलते हैं अ रेड लेटर डे। द लंच सॉरी द लॉन्च ऑफ हर न्यू कोर्स वॉज अ रेड लेटर डे फॉर हर टीम, उसकी टीम के लिए एक नए कोर्स को लॉन्च करना क्या हो गया? एक बहुत मेमोरेबल डे बन गया।
अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। एक चीज़ और मैं बीच में रुकूँगी, इडियम्स एंड फ्रेजेज़ हम कर रहे हैं। आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर? द लॉन्च ऑफ हर न्यू कोर्स वाज़ अ रेड लेटर, फिर डे के बाद फॉर द टीम। आपको एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना है। ये पीपीटी बनी हुई है ना? आपको एक ही लाइन में लिखना है। पीपीटी बनी हुई है और इसका क्या है इसका डायमेंशंस के अकॉर्डिंग ना ये वर्ड अपने आप इस तरीके से ले लेता है। यानी कि जो टाइपिस्ट ने इसको बनाया है ना, वो यहाँ टाइप भी कर रहा होगा तो ऑटोमैटिकली इधर आ गया है। लेकिन एग्ज़ाम में आपको नहीं करना है ऐसा। समझ आ रही है बात? एग्ज़ाम में आपको नहीं करना है। ध्यान से देखो, हर सेंटेंस में ऐसा हो रहा है, पर आपको ऐसे तोड़-तोड़ के नहीं लिख कर के आना है। ये तो पीपीटी है, प्रेज़ेंटेशन है, इस वजह से है। हैंड रिटन, अगर मैं हैंड रिटन लिखूँगी, मान लीजिए इसी को ही मैं लिखूँगी, तो इस तरीके से नहीं लिखूँगी। द टॉपिक इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक, पूरा लिखूँगी, ऐसे तोड़-तोड़ के नहीं लिखना है। सो पीपीटी इज़ जस्ट टू हेल्प यू। थोड़ा-सा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करते हैं, थोड़ा-सा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, पीपीटी 16:9 रेशियो का होता है। उस हिसाब से फिर वो अपना रेशो के हिसाब से वर्ड्स उठाता है, तो इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, बल्कि इसी का पीडीएफ मैंने अपनी क्लासरूम में शेयर किया हुआ है। क्लासरूम कहाँ पर? ऑनलाइन। मैंने आपको इस बैच में शेयर किया हुआ है। जो आरएस का आपका बैच चल रहा है ना, मैंने उसमें शेयर कर रखा है। उसमें पीडीएफ है, यानी कि आपके नोट्स हैं। हैंड रिटन नोट्स भी होंगे उसमें और ऐसे नोट्स भी। ये तो प्रेज़ेंटेशन है। जब भी हम पढ़ाते हैं तो हमें प्रेज़ेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। सो ये हमारे जो टीम है वो काम करती है, तो ये इसको थोड़ा-सा ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि मैडम की पीपीटी अलग होता है, पीडीएफ अलग होता है, हैंड रिटन नोट्स अलग होते हैं। तीनों में फ़र्क है। चलिए नेक्स्ट हमारी ईडियम है, नंबर कौन-सा हो जाएगा? शायद 11th ईडियम है ना? रेड लेटर डे हो गया। अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, इसका मतलब किसी भूमिका या स्थान के लिए अनुपयुक्त व्यक्ति, यानी कि मान लीजिए कि मैं एक टीचर हूँ, ठीक है? और मैं अगर एक टीचर हूँ और मुझे कह दिया गया कोई ऐसा टास्क जो कि मेरे फ़ोर्टे से अलग है। फ़ोर्टे मतलब जिसमें मेरी दक्षता है, जिसमें मैं माहिर हूँ। तो एक ऐसा टास्क जो मेरे फ़ोर्टे से अलग है, वहाँ मुझे मान लीजिए कोई कौन-सा टास्क हो सकता है? अ, अब ऐसे कुछ याद नहीं आ रहा। मान लीजिए हाँ, मुझे बोल दिया गया जाओ उसमें कोई केस लड़ो। मैं कैसे केस लड़ूँगी? मतलब जिसको बोलना भी नहीं आ रहा हो, जिसको किसी के सामने प्रेज़ेंट करना नहीं आ रहा हो। प्रेज़ेंट मतलब कोर्ट केस कैसे लड़ेंगे? वो वकीलों का काम होता है। मेरा काम मैं टीचर हूँ, मेरा काम पढ़ाना है। तो मतलब मैं एक ऐसी स्थिति में डाल दी जाऊँ जो चीज़ मैंने कभी की ही ना हो। उसको हम बोलते हैं अ स्क्वायर बैग इन अ राउंड होल। ए पेग इन अ राउंड होल मतलब एक ऐसी सिचुएशन में आपको डाल दिया जो आपके हाथ में नहीं है, जो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। एग्ज़ाम्पल देखेंगे, ही इज़ क्रिएटिव सो अ रूटीन डेस्क जॉब मेक्स हिम फील लाइक अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। वो बहुत क्रिएटिव सा है, लेकिन उसको एक ऐसी जॉब मिल गई है, जो उसने उसको बाँध दिया है। मतलब एक ऐसी जॉब मिल गई है, जहाँ पर क्रिएटिविटी जैसी कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा है, जो कि वो कर नहीं पा रहा। तो उसको फ़ील क्या हो रहा है कि मुझे ऐसे ही कहीं कहीं किसी गलत जगह पर बाँध दिया है। ठीक है? उसको बोलेंगे। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, ग्रेट एक्साइटमेंट ओवर अ स्मॉल मैटर। छोटी-छोटी हमारी अचीवमेंट्स हो जाते हैं। मान लीजिए आज आपने राइटिंग स्किल स्टार्ट किया और आपने कोई भी 5 सेंटेंसेस फॉर्मल राइटिंग के बड़े अच्छे लिख दिए। तो ऑब्वियसली वो आपके लिए क्या होगा? अ स्टॉर्म इन अ टी कप। इसका मतलब वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अचीवमेंट होगा। तो द आर्गुमेंट ओवर द सिटिंग प्लान वाज़ जस्ट अ स्टॉर्म इन अ टी कप, यानी जो आर्गुमेंट रहा ना, वो ग्रेट एक्साइटमेंट ओवर अ स्मॉल मैटर, मतलब छोटे-छोटे मैटर था, लेकिन उसपे क्या रहा? एक ग्रेट एक्साइटमेंट रहा। यानी छोटी बात पर बहुत बड़ा हंगामा हो जाना। बच्चों इसको नेगेटिव टर्म में लेंगे कि ग्रेट एक्साइटमेंट ओवर, हालाँकि एक्साइटमेंट एक पॉज़िटिव वर्ड है। पॉज़िटिव वर्ड है। एक्साइटमेंट एक पॉज़िटिव वर्ड है, बट यहाँ पर क्या हुआ कि आर्गुमेंट हुआ लेकिन हंगामा हो गया। आर्गुमेंट मतलब कि इसका सेंस आप इस तरीके से ले सकते हैं कि कोई भी छोटी-सी चीज़ का डिस्कशन था, लेकिन उसमें क्या हो गया, थोड़ा-सा आर्गुमेंट हो गया, जो कि मतलब जो कि क्या हुआ, एक स्मॉल छोटे से मैटर के लिए वो क्या बन गया, तूफ़ान का काम कर गया। स्टॉर्म मतलब तूफ़ान का काम। हालाँकि एक्साइटमेंट एक पॉज़िटिव वर्ड है, लेकिन सेंटेंस बिल्कुल आपको क्लैरिटी दे रहा है कि नहीं, इसका मतलब है कि छोटी-सी बात का तूल बना लेना। द आर्गुमेंट ओवर द सिटिंग प्लान वाज़ जस्ट अ स्टॉर्म इन अ टी कप, है ना? ये टी कप दिखाई दे रहा है यहाँ पर? इसमें तूफ़ान आ जाना। अब आपने कभी किसी चाय के कप में तूफ़ान आते देखा है क्या?
चाय के कप में तूफ़ान तो तब आ जाएगा कि आप चाय पीने बैठे, एक तो मेरा टेबल हिल रहा है जिसकी वज़ह से स्लाइड हिल जाती है। हाँ, चाय के कप में तूफ़ान तो तब आएगा कि आप चाय पी रहे हो और अब मैंने आकर आपका हाथ ऐसे-ऐसे हिला दिया, है ना? उसको बोलोगे आप, अ स्टॉर्म इन अ टी कप। ठीक है, समझ में आ गया? लेकिन इट इज़ ऑल अबाउट आर्ग्यूमेंट्स, ये चीज़ रिलेट करते हैं हम आर्ग्यूमेंट से। चलिए, अ वाइल्ड गूस चेस, अ यूज़लेस एंड होपलेस सर्च, मतलब कि अ वाइल्ड गूस चेस का मतलब होता है मैंने कुछ ऐसा सर्च किया जो ना तो यूज़फुल था और ना ही कोई कोई आशावादी था, मतलब ऐਵੇਂ ही था। एग्जाम्पल देखेंगे, सर्चिंग फॉर द लॉस्ट फाइल विदाउट एनी क्लू बिकम अ वाइल्ड गूस चेस, मतलब कि मैं एक ऐसी फाइल को सर्च कर रही हूँ जो मुझे पता भी नहीं है हकीकत में यहाँ रखी भी गई थी या नहीं रखी गई थी, और फालतू ही टाइम वेस्ट कर रही हूँ उसको ढूंढने में, जबकि मुझे उसका क्लू भी नहीं है। ठीक है? अबव बोर्ड इसका मतलब होता है एक ऑनेस्ट और ओपन व्यक्ति जो बहुत खुलकर के बात करता है, ईमानदारी से बात करता है और अपनी प्लानिंग्स को बहुत सादगी के साथ किसी के सामने रखता है। ऑल द पेमेंट्स वर अबव बोर्ड, जितनी भी पेमेंट्स हुई वो बहुत ही ईमानदारी के साथ और बहुत ही ओपनली की गई। ऐड फ्यूल टू द फायर इसका मतलब होता है मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, आग में घी डाल देना। ऐड फ्यूल टू द फायर मतलब आग लगी हुई है उसमें आपने घी डाल दिया। एग्जाम्पल देखेंगे, हिज रूड कमेंट एडेड फ्यूल टू द फायर, मतलब ऑलरेडी लड़ाई चल रही थी लेकिन उसने ऐसा कमेंट कर दिया कि वो आग में घी डालने जैसा था। एट ऑल एट सी, ऑल एट सी का मतलब होता है जो बहुत कंफ्यूज्ड हो और डिसाइड ना कर पा रहा हो। जैसे आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इंग्लिश को स्टार्ट कहाँ से करें। ये जो नया पैटर्न आया है इसको डील कैसे करें, तो स्टार्ट करिए, डे 1 से स्टार्ट करिए। 2 सेंटेंसेस से लिखना स्टार्ट करिए। सबसे पहले वर्ड फॉर्मेशन करिए, फिर सेंटेंस मास्टरी पर आइए, फिर पीओएस को समझिए। तो ऑल एट सी मत करिए, कंफ्यूज्ड भी मत रहिए और डिसाइड अगर कर लिया है कि आरएस देना है तो फिर पढ़ना स्टार्ट करिए, सिंपल। चाहे वो जीके पढ़ना हो, इकोनॉमिक पढ़ना हो, अर्थशास्त्र जो भी पढ़ना चाह रहे हो, अगर डिसाइड कर लिया है, फॉर्म भर दिया है, तो फिर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा, एग्जाम्पल देखेंगे, द न्यू रूल्स लेफ्ट मेनी स्टूडेंट्स ऑल एट सी, जो नए नियम बने हैं ना, उन्होंने सब बच्चों को कंफ्यूजन में डाल दिया। देखिए, द न्यू रूल्स कितने सिंपल सिंपल वर्ड है। न्यू रूल्स, लीव का लेफ्ट, मेनी स्टूडेंट्स, ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो आपने 10th 12th तक ना पढ़ा हो। तो बहुत सिंपल है, इंग्लिश इतनी मुश्किल है ही नहीं। एप्पल ऑफ वंस आई, किसी की आंखों का तारा होना। अ वेरी डियर पर्सन, जैसे आप सब अपने मम्मी पापा की आंखों के क्या हो, तारे हो, है ना? तो हर लिटिल डॉटर इज द एप्पल ऑफ हर आई, कितना प्यारा सेंटेंस है कि उसकी छोटी सी बेटिया उसके आंखों का तारा है। एट अ लॉस, अनेबल टू नो व्हाट टू डू और से। एट अ लॉस का मतलब होता है कंफ्यूज्ड स्टेट। इसका एक और मतलब होता है कंफ्यूज्ड स्टेट। कंफ्यूज्ड स्टेट होता है उलझन में है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। आई वॉज एट अ लॉस व्हेन द कंप्यूटर सडनली स्टॉप्ड वर्किंग, मैं मतलब बिल्कुल कंफ्यूज हो गई। जैसे मान लीजिए अभी मैं क्लास ले रही हूँ और क्लास लेते लेते अचानक ही क्या हो जाए, मेरा टेक्निकल कुछ इशू हो जाए तो मैं क्या हो जाऊंगी, कंफ्यूज हो जाऊंगी, है ना? ऐसा बहुत बार मेरी फर्स्ट क्लास में हुआ है कि फर्स्ट क्लास आज डे 1 ही था और बहुत बार लाइट चली गई, टेक का एरर आ गया, कई बार हो जाता है ऐसा। चलिए, और ऐसा ऑफलाइन में भी होता था, बहुत बार ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता था, है ना? सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही होता है, सबके साथ होता है, चीज़ें हैं। चलिए, एट डैगर्स ड्रॉन इन स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट और एनमिटी, एनमिटी होता है दुश्मनी, है ना? मतलब कि आपने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा और दुश्मनी पाल ली छोटी सी बात को लेकर। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा है नहीं। मेरे लिए बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, वो चाहे किसी भी एज ग्रुप के हों, है ना? सो जब पढ़ने आते हो तो मैं एज अ किड ही ट्रीट करती हूँ। तो मतलब कि कुछ ऐसा डिसएग्रीमेंट हो जाना, जैसे कभी कभी हमने देखा है छोटी छोटी बातों पर हम तूल बना करके उस पर लड़ना शुरू कर देते हैं, तो एक दुश्मनी का कारण बना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं एट डैगर्स ड्रॉन। एग्जाम्पल देखेंगे, द टू पार्टनर्स वर एट डैगर्स ड्रॉन ओवर द न्यू पॉलिसी, नई पॉलिसी आई और जो दो नए पार्टनर थे वो आपस में भिड़ पड़े, मतलब लड़ना शुरू कर दिया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इडियम पे, एट वंस फिंगर टिप्स, इजिली अवेलेबल इन वंस नॉलेज। इसका मतलब क्या, शी हैज ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एट हर फिंगरप्रिंट्स, मतलब उसके उंगलियों पर हर इंपॉर्टेंट फैक्ट उसको क्या है, याद है। यानी कि इजीली उससे आप कुछ भी पूछ लो, वो एक गूगल है, वो कुछ भी आसानी से बता सकती है। तो एट वंस फिंगर टिप्स मतलब कोई ऐसी चीज जो आपको पूरी तरीके से याद है, जो आप भूलते नहीं हैं और जो आपसे कभी भी पूछी जाए तो आप आसानी से उसको रिप्लाई कर देते हो। एट
द 11th आवर, एट द लास्ट मोमेंट, मतलब अंत में। तो इसीलिए मैं कहती हूँ अपने मेंस को अंत के लिए मत रखिए, बिल्कुल मेन एग्जामिनेशन को आप अपने प्री के बाद के लिए मत रखिए, उसको जुलाई, अगस्त, सितंबर या जो भी आपके पास जो भी साल का जो भी टाइम है ना उसको पहले करिए, चाहे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। कोई भी अगर आपका एग्जाम है जिसमें प्री मेंस इंटरव्यू है, तो पहले उल्टे से स्टार्ट करिए, जो चीज़ आपको टफ लगती है पहले उसको करिए, है ना? ताकि जो आपको टाइमलाइन मिले उसमें आप अच्छे से अपने आप को प्रूव कर पाएँ। तो एट द 11th आवर होता है एट द लास्ट मोमेंट, तो कोई भी चीज़ लास्ट मोमेंट के लिए मत छोड़िए। एग्जाम्पल देखेंगे, द रिपोर्ट वाज़ कंप्लीटेड एट द 11th आवर, जो रिपोर्ट है उसको बिल्कुल लास्ट में कंप्लीट किया गया। बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी व्हेन द प्लान फेल्ड वी वर बैक टू स्क्वायर वन, मतलब हम जब एक प्लान को एग्जीक्यूट किया और वो फेल हो गए तो हम वापस वहीं पर आ गए जहां पर हम थे, यानी कि जहां से हमने शुरू किया था हम वापस वहीं पर आ गए। देखो कितनी प्यारी प्यारी इडियम्स हैं, बैक टू स्क्वायर वन, यानी जहां पर थे वहीं पर लौट के बुद्धू घर को आए। बीट अबाउट द बुश, कोई भी ऐसी बात जिसको घुमा फिरा के बीट अबाउट मतलब घुमा घुमा के बातें कर रहे हैं, ये नहीं कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दें। सो एग्जाम्पल देखेंगे, डू नॉट बीट अबाउट द बुश, टेल मी द रियल इशू, मतलब बात को घुमा फिरा के मत बोलो, जो भी बात है ना भाई साफ साफ बोलो, ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट इडियम है बाइट द बुलेट, फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, आपके सामने कोई परिस्थिति आई, किसी के सामने भी कोई परिस्थिति आई और उसको उसने बहुत ही ब्रेवली मतलब कि बहुत ही बहादुरी से उसने उसको फेस कर लिया, तो इसको हम बोलेंगे बाइट द बुलेट। एग्जाम्पल देखेंगे, शी डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट एंड स्टार्ट द न्यू वर्क, यानी कि उसने डिसाइड किया कि ये जो मैंने डिफिकल्टी फेस करी है ब्रेवली, और मतलब कि ये जो सिचुएशन मेरे सामने आई इससे जो मैं ओवरकम हुई, उसके बाद मुझे एक नया स्टार्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल देखेंगे, सॉरी नेक्स्ट इडियम देखेंगे, बाइट द डस्ट, टू फेल और टू बी डिफीटेड, यानी कि हार जाना। बाइट द डस्ट मतलब हार जाना। एग्जाम्पल देखेंगे, सेवरल वीक प्रपोजल्स बाय, देखो बाइट का सेकेंड फॉर्म है बिट, है ना? बिट द डस्ट आफ्टर द फाइनल रिव्यू, जो जितने भी वीक प्रपोजल्स थे ना अंत में हार गए, यानी चाहे प्रपोजल हो, चाहे प्रिपरेशन हो, चाहे कोई एग्जाम हो, चाहे लाइफ का कोई भी पहलू हो, अगर आप वीक हैं उसमें, अगर आपने उसको अपना ताकत नहीं बनाई, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, बार बार उस चीज को नहीं दोहराया, तो आप क्या हो जाएंगे? बाइट द डस्ट हो जाएंगे, मतलब आ, हार जाएंगे, टू फेल और टू बी डिफीटेड, या हरा दिए जाएंगे। ठीक है? ब्लो हॉट एंड कोल्ड, कीप चेंजिंग वंस एटीट्यूड, बार बार किसी का एटीट्यूड चेंज होना, कभी गुस्से में, कभी शांत, कभी हंसमुख, है ना, कभी मजाकिया, किसी भी मूड में आ जाना, यानी बार बार एटीट्यूड का चेंज होना। एग्जाम्पल देखेंगे, ही ब्लोज हॉट एंड कोल्ड अबाउट ज्वाइनिंग द कोर्स, है ना? वो बहुत उसका एटीट्यूड ना अलग लग रहा, नहीं मैडम खरीदना है कोर्स, ये मैं नहीं, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है? ही ब्लोज हॉट एंड कोल्ड अबाउट ज्वाइनिंग द, मतलब कभी वो कुछ एटीट्यूड रख रहे थे, मतलब कभी हाँ कभी ना, कभी कैसा एटीट्यूड कभी कैसा एटीट्यूड, तो वो उससे रिलेटेड है। तो ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब कभी सर्द सर्द कभी गर्म गर्म, है ना? कभी सर्द सर्द कभी गर्म गर्म, वो सुना है ना गाना, वैसे ही है, मतलब कभी कभी कैसा एटीट्यूड, कभी पॉजिटिव एटीट्यूड एंड कभी नेगेटिव एटीट्यूड। आज की नेक्स्ट इडियम है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मैं अच्छी, मैं अच्छी, मैं अच्छी, वो अच्छा नहीं, मैं ही अच्छी, मैं अच्छा या अच्छी, जो भी है अपनी तारीफ करते रहना। अ गुड टीचर नीड नॉट ब्लो हर ओन ट्रम्पलेट, हर वर्क स्पीक्स, यानी कि एक जो अच्छा गुरु होता है ना उसको अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, बल्कि उसको मेहनत करनी चाहिए और औरों को बोलना चाहिए कि हाँ वो अच्छा पढ़ाते हैं, सो एंड सो व्यक्ति, एक टीचर एक गुरु अच्छा पढ़ाते हैं या नहीं, यानी कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का जो इडियम होता है उसको बोलते हैं ब्लू वंस ओन ट्रम्पेट। ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना, यानी कि मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि मुझे ना ये डील करनी है, और मुझे मान लीजिए मुझे स्टार्टअप करना है और मुझे शार्क टैंक पे जाना है, तो मैं किसी को अप्रोच कर रही हूँ कि शार्क टैंक पे जाने के लिए ब्रेक द आइस कर दीजिए, मतलब चुप्पी तोड़ना का मतलब एटलीस्ट कॉन्वर्सेशन तो स्टार्ट करवाइए, क्या क्या फॉर्मेलिटीज है एटलीस्ट उससे तो स्टार्ट करें। तो उसको हम बोलते हैं स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन इन एन ऑकवर्ड सिचुएशन। ऑकवर्ड मतलब मैं उस हाल में नहीं हूँ कि स्टार्टअप स्टार्ट करूं, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि नहीं यार एक बार बात तो करवाओ। एग्जाम्पल देखेंगे, द ट्रेनर टोल्ड अ स्टोरी टू ब्रेक द आइस, यानी कि ट्रेनर ने क्या किया, एक स्टोरी सुनाई, क्यों? ताकि चुप्पी तोड़ी जा सके, यानी ऑकवर्ड सिचुएशन जो है स्टार्ट, एक ऑकवर्ड सिचुएशन
आपके सामने आई और उस ऑकवर्ड सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए टीचर ने क्या किया, एक स्टोरी सुनाई जिससे कि चुप्पी टूट जाए, यानी कि लोग बाग बोलना स्टार्ट कर दें। ब्रिंग टू लाइट, रिवील समथिंग हिडन। ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है किसी छुपी हुई चीज को उजागर करना। एग्जाम्पल देखेंगे, द डिस्कशन ब्रॉट मैनी फैक्ट्स टू लाइट। ये जो डिस्कशन था ना, उसने काफी सारे तथ्यों को सामने लाए। इस नजरिए से कुछ इस इडियम का यूज होगा। नेक्स्ट इडियम है बर्न वंस फिंगर्स, सफर बिकॉज ऑफ अ रॉन्ग एक्शन। बर्न वंस, ये मेरी फिंगर है और ये जल गई, इसका मतलब मैंने सफर किया। लेकिन क्यों सफर किया? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा एक्शन रॉन्ग था, मेरा डिसीजन रॉन्ग था, जिसकी वजह से मुझे सफर करना पड़ा। तो बर्न मतलब जल जाना, मतलब खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेना, क्योंकि डिसीजन रॉन्ग लिया, गलत लिया, उसकी वजह से क्या हुआ, थोड़ा तकलीफ हुई, सफर हुआ, उसको बोलेंगे बर्न वंस फिंगर्स। एग्जाम्पल देखेंगे, ही बर्न्ड हिज फिंगर्स बाय ट्रस्टिंग एन अनरिलायबल डील। एक अनरिलायबल, जिस पर भरोसा ना किया जा सके, ऐसी डील की वजह से उसको क्या होना पड़ा, सफर करना पड़ा। बर्न द मिडनाइट ऑयल। मिडनाइट ऑयल का मतलब देखो, मिडनाइट ऑयल याद करने का तरीका है पूरी रात ही तेल जलाते रहे, इसका मतलब लेट नाइट तक आपने कड़ी मेहनत की या फिर पढ़ाई की। एग्जाम्पल देखेंगे, शी बर्न्ड द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश द नोट्स। उसने पूरी के पूरी रात पढ़ाई की ताकि वो अपने नोट्स को खत्म कर सके। खत्म मतलब याद कर सके, पढ़ सके, रिवाइज कर सके। बाय लीव्स एंड बाउंड्स, वेरी क्विकली और रैपिडली। कोई भी चीज का बहुत जल्दी हो जाना, उसके लिए हम यूज करते हैं बाय लीव्स एंड बाउंड्स। हर राइटिंग इंप्रूव्ड बाय लीव्स एंड बाउंड्स, यानी कि उसकी जो राइटिंग है ना, बहुत तेजी से उसने इंप्रूव कर ली। कॉल अ स्पेड, स्पीक डायरेक्टली एंड ऑनेस्टली। कॉल अ स्पेड का मतलब होता है कि बहुत डायरेक्टली किसी से बात करना, लेकिन बहुत ईमानदारी के साथ, चाहे वो बात बुरी ही क्यों ना हो, लेकिन बड़े ईमानदारी और शालीनता से किसी के सामने अपनी बात को रखना। एग्जाम्पल देखेंगे, अ गुड मेंटोर शुड कॉल अ स्पेड। इसका मतलब एक जो गुड ट्रेनर होता है ना, उसको अपनी बात किसी के सामने बहुत शांति से और बहुत ईमानदारी के साथ रखनी चाहिए। कॉल इट अ डे, स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। कॉल इट अ डे का मतलब होता है जब हमने दिन में काम करना बंद कर दिया। एग्जाम्पल देखेंगे, आफ्टर 3 hours ऑफ प्रैक्टिस वी डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे। यानी 3 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद हमने डिसाइड किया कि अब हमें काम करना बंद कर देना चाहिए। आज की नेक्स्ट इडियम है कैरी द डे, विन और सक्सीड। कैरी द डे का मतलब होता है जब हम किसी चीज को लेकर के जीत जाते हैं। हर क्लियर आर्ग्यूमेंट कैरिड द डे। हर क्लियर आर्ग्यूमेंट कैरिड द डे मतलब उसने जो आर्ग्यूमेंट किया वो इतना क्लियर था, इतना स्पष्ट था कि उसने क्या किया, उसको जीत लिया। कास्ट स्लर ऑन, डैमेज समवंस रेपुटेशन। किसी के रेपुटेशन को हार्म करना, डैमेज करना, उसको बोलते हैं कास्ट स्लर ऑन। एग्जाम्पल देखेंगे, फॉल्स कमेंट्स कैन कास्ट अ स्लर ऑन अ सिंसियर पर्सन्स इमेज। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति बहुत सच्चा है और अगर हम या कोई भी उस पर कोई झूठा इल्जाम लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी रेपुटेशन पर एक धक्का लगता है, उसकी लाइफ को एक धक्का लगता है और कहीं ना कहीं वो डैमेज होता है, मतलब उसको नुकसान हो जाता है। कैच रेड हैंडेड, इसका मतलब होता है शरेआम पकड़े जाना। कैच समवन व्हाइल डूइंग रॉन्ग, कोई कुछ गलत काम कर रहा है और किसी ने उसको शरेआम पकड़ लिया हो, उसको हम बोलते हैं कैच रेड हैंडेड। एग्जाम्पल देखेंगे, द गार्ड कॉट द थीफ रेड हैंडेड। यानी चोर जो था उसको गार्ड ने रंगे हाथों पकड़ लिया। क्लिप वंस विंग्स, इसका मतलब लिमिट समवंस फ्रीडम और पावर। किसी की फ्रीडम या फिर किसी की पावर पर रोक लगाना। एग्जाम्पल देखेंगे, टू मेनी रिस्ट्रिक्शंस कैन क्लिप अ लर्नर्स विंग्स। आप जब एक लर्नर पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हो ना, ये करना है, ये नहीं करना, इसे पढ़ना है, उसे नहीं पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं अपनी फ्रीडम खो देता है, अपनी आजादी खो देता है ना। आजादी खो देता है, बोलने की, लिखने की, समझने की, सब आजादी खो देता है। तो उसको बोलते हैं क्लिप वंस विंग्स। इसका मतलब किसी की फ्रीडम पर रोक लगा देना, लिमिट कर देना। कॉक एंड बुल स्टोरी, अ फॉल्स एंड अनबिलीवेबल स्टोरी। एक ऐसी स्टोरी जो गलत भी थी और जिस पर भरोसा भी ना किया जा सके। एग्जाम्पल देखेंगे, हिज एक्सक्यूज साउंडेड लाइक अ कुक एंड बुल स्टोरी। उसने जो एक्सक्यूज दिया ना, वो गले से उतर ही नहीं रहा था, मतलब झूठ बोला, साफ समझ आ रहा था। नेक्स्ट इडियम है आज की, कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। इसका मतलब सक्सीड वेरी वेल, मतलब विजेता तो हुए लेकिन बहुत बड़ी जीत हुई। एग्जाम्पल देखेंगे, विद रेगुलर प्रैक्टिस, विद रेगुलर प्रैक्टिस शी केम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स इन द इंटरव्यू। वो हमारे पास, मतलब फ्लाइंग कलर्स मतलब बहुत रेगुलर प्रैक्टिस से उसने क्या किया, इंटरव्यू को जीत लिया या फिर इंटरव्यू क्लियर कर लिया। बच्चों, ये थी आज की 40 इडियम्स।
लेकिन नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, अप्लाइड फॉर्म के अकॉर्डिंग। बच्चों आपने इन 40 इडियम्स एंड फ्रेजेस को पढ़ना है और अपने खुद के सेंटेंसेस बनाने हैं। रट्टा नहीं लगेगा सेंटेंस में, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप लोग इतने मैच्योर हैं कि इस बात को समझें। तो 40 न्यू सेंटेंसेस का आपके पास टास्क है। 40 न्यू सेंटेंसेस लिख करके मुझे आप भेजिए और मैं उसको चेक करूँगी और आप तक फीडबैक्स लेकर के आऊँगी। थैंक यू बच्चों, बाय।